अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे सदर पाकिस्तान के 2 साल बाद मुश्तरका इजलास से खिताब और हिज़्ब इख्तिलाफ के वॉकआउट की। अब ये एक तवील सिलसिला है। याद रहे कि सदर गुलाम इसाक खान साहब के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने किस तरह इख्तिलाफ किया था और वॉकआउट किया था 90 की दहाई में। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब जब बतौर सदर पाकिस्तान इस तरह का क्या खिताब किया करते थे तो तब भी अपोजिशन का क्या किरदार था वो भी सबके सामने है। अब यही सिलसिला चलता आ रहा है और जब भी एक सदर इसकी स्पीच करता है तो उसके बाद फिर अक्सर तज्ज़ियाकार यही कह रहे होते हैं कि क्या हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत वक्त के बीच कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है कि नहीं। हालांकि हमारे आइनी निज़ाम में सदर की अलामती हैसियत है और वो फेडरेशन का नुमाइंदा है, मुंतखब हुकूमत का नहीं। इस पर बात करेंगे और PTI के 2 साल की कारकर्दगी की बात करेंगे। शराजी साहब, मैं पहले टच करना चाह रहा था क्योंकि हम इस पर पूरा सेगमेंट भी करेंगे आगे जाके। इज़राइल पे जो बात की जा रही थी कि अगर UAE के साथ तमाम ताल्लुकात को आपने नॉर्मलाइज कर दिया है और एक जो बहुत देर से एक दुश्मन या तसव्वुर किया जा रहा था कि दुश्मन मुल्क है उसने इज़राइल को पूरी तौर पे तस्लीम कर दिया, तो यहाँ भी कुछ लोग बात करना शुरू हो गए या उस तरह की अफवाहें थीं, ये शोर गूंजना शुरू हो गया कि पाकिस्तान को भी हाथ बढ़ाना चाहिए। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत ही अभी ये परसों के इंटरव्यू में कहा कि मेरा ज़मीर ये मानता नहीं कि मैं इज़राइल को तस्लीम करूँ। और आज सदर आरिफ अलवी साहब ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो एडवोकेसी थी फ़लस्तीन के लिए और फ़लस्तीन के हक़ में, उसकी भी याद ताज़ा करा दी। किस तरह देखते हैं जनाब? नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दी है कि इंटरव्यू में, तो उसके बाद तो एक बड़ी क्लैरिटी आई है कि पाकिस्तान इस मामले पे क्या अपना मौक़िफ़ रखता है। लेकिन असद, अगर ये इंटरव्यू ना होता और इससे पहले हमें अगर दफ्तर खारजा के बयान पे इक्तफा करना पड़ता तो वो बयान तो इस कदर मुबहम और कंफ्यूजिंग था कि हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि जो रीजन के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसको लेके पाकिस्तान का मौक़िफ़ कहाँ है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने इस मामले पे क्या पोजीशन ली है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी और जैसे हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी बात कर चुके हैं कि एक रिलीजियस भी वाबस्तगी है इस मुल्क के लोगों की, 22 करोड़ लोगों की। हम मुसलमान हैं और फ़लस्तीन में बसने वाले भी मुसलमान हैं, तो एक बड़ा एक रिलीजियस लगाव भी है और इस मामले पे बड़ी हसास पोजीशन हमारी है इस मुल्क की और इस मुल्क के अवाम की। तो मैं समझता हूँ कि जब ये डेवलपमेंट हुई थी तो बुनियादी तौर पर वज़ारत ख़ारजा के लोगों को वज़ीर ख़ारजा हो गए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हो गए, और मैं तो समझता हूँ कि जो पार्लिमान के अंदर दीगर जमातें हैं उनके पार्लिमानी रहनुमाओं को भी कंसल्ट किया जाता कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसको लेके पाकिस्तान को क्या पोजीशन लेनी चाहिए। लेकिन बहरहाल शुक्रिया इमरान खान साहब कि उन्होंने इस मामले पे एक बड़ी क्लैरिटी लाई और एक इक्वेशन भी उन्होंने ड्रॉ की और बड़ी अच्छी की कि अगर आज हम फ़लस्तीन के मामले पे गिव अप करते हैं और हम इज़राइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो फिर हमारा जो भारत के साथ कश्मीर का डिस्प्यूट है तो फिर कल को दुनिया हमें कहेगी कि क्योंकि आपने फ़लस्तीन के मामले पे अपनी पोजीशन को तब्दील किया है तो कश्मीर के मामले पे भी हमें अपनी पोजीशन को तब्दील करना पड़ता और एक दबाव हम पे आता। तो बड़ी अच्छी आपकी बाकी बात को ज़रा महफूज करना चाह रहा हूँ कि हम आखिरी सेगमेंट में बात करें। वैसे तो आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। जो ये 2 साल की कारकर्दगी रही है, अब रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है सर। एक तरफ जो हिज़्ब इख्तिलाफ का भी बयानिए का हिस्सा है कि आपकी जो बेसिक कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। बेशक चीनी हो, आटा हो, उसमें स्कैंडल बहुत बड़े बड़े को मिले। वो जो गठजोड़ था पुरानी लॉबियों का और सियासी कुव्वतों का, वो एक बार फिर वाज़े हुआ। फिर साथ में जो हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि आपने उनके सीनियर लीडरान को गिरफ़्तार किया, कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने यक तरफ़ा एहतसाब किया और कि बुनियादी हकूक़ को कुचला गया, और साथ में जो आज़ादी इज़हार राय है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसको भी आपने महदूद से महदूद किया। दूसरी जानिब सर हुकूमत वक्त के जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं
कि आपने फ़ॉरेन पॉलिसी पे जो बैनुल-अक़वामी सतह है उस पर कारकर्दगी बहुत अच्छी दिखाई। अक़वाम मुत्तहिदा में जो आपका खिताब था वज़ीर आज़म का कश्मीर के मुतालिक, मकबूजा कश्मीर के मुतालिक, उसके बाद ईरान, मलेशिया, तुर्की, उन सब ने ना सिर्फ आपका साथ दिया, आपके बयानिए में वो शामिल हुए। 27 फरवरी जिस दिन आपने एक जो आपसे 5 गुना बड़ा हमसाया मुल्क है और जो बहुत एक अब क्या बात करे आदमी, बहुत बुरी नज़र से आपको देख रहा था, आपने फिर उसको बहुत अच्छी तरह डिप्लोमेटिकली हैंडल किया और जो विंग कमांडर अभिनंदन थे उसको भी 24 घंटों में हिंदुस्तान की उसकी वतन वापसी हो गई। अब फिर सर ये कहा जाता है कि मईशत को मुस्तहकम किया गया, हालांकि जो अपोजिशन है वो कहती है कि हरगिज़ उसको मुस्तहकम नहीं किया, बल्कि IMF के शिकंजे से आपकी इकनॉमिक पॉलिसी बाहर नहीं निकल सकी। आखिर में खैबर पख्तूनख्वा को अगर आप देख लें तो जो सेहत इंसाफ के प्रोग्राम को वसी किया गया, BRT पेशावर की इफ्तिताह की गई और कौमी सतह पे जो बात की जा रही है कि एहसास पैकेज को आपने वसी किया उन लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा महरूम हैं, जो सबसे ज़्यादा उसके हकदार हैं। ये सर कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जो नेगेटिव्स थे, जो पॉजिटिव्स थे, मुस्बत पॉलिसियाँ थीं, इस तरह की पिक्चर लग रही है। आप किस तरह देखते हैं सर? देखिए, अगर असद हम जो PTI के मंशूर का जो एक प्राइम हिस्सा है, अगर हम उसकी बात करें, और वो जो एक स्लोगन था जिसकी बुनियाद पे शायद अगर हम समझते हैं कि इस पार्टी को कामयाबी भी मिली 2018 के इलेक्शन में और हुकूमत बनाने में भी कामयाब हुई, वो एहतसाब का नारा था, वो लुटेरों को पकड़ने का नारा था, वो लूटी हुई कौमी दौलत को वापस लाने की बात थी। तो मैं समझता हूँ कि जो वो वादे किए गए थे, वो जो नारे लगाए गए थे, उसमें तो कुछ ज़्यादा खातिर खा कामयाबी हमें देखने को नहीं मिली। ये ज़रूर है कि इस 2 साल के दौरान जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसके जो सरबराह थे शहजाद अकबर साहब, जो कि अब नहीं रहे, उनको वज़ारत दाखिला का मुशीर बना दिया गया है। उन्होंने हमें बड़ी अच्छी नवीदें सुनाई। वो बताते रहे कि इस मुल्क से कितने अरबों डॉलर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, वो कहाँ कहाँ जाके चीज़ें पार्क हुई, और उन्होंने वो बहुत सारी TTs भी दिखाई हमें। तो हुकूमत के इन क्लेम्स के अगेंस्ट आवाम को ये उम्मीद लगी कि शायद अब वो लूटी हुई दौलत वापस लाने में कामयाबी मिल पाएगी। और उन्होंने तो कुछ हमें ये भी कहा कि शायद अगले कुछ माह के अंदर 7-8 अरब डॉलर की रकम वापस भी आ जाएगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। बल्कि उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो जो ख्वाजा साद रफ़ीक बरादरान के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं नैब के बारे में, उससे तो लगता है कि बुनियादी तौर पे ये सारा का सारा मामला एक तरफा चल रहा था और इस इदारे के बारे में कहा गया कि शायद इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है उसके लिए इस्तेमाल किया गया। तो मैं समझता हूँ कि एक तो कामयाबियाँ नहीं मिली, और दूसरा PTI की हुकूमत के दौरान नैब के ऊपर एक मुल्क के आला तरीन अदलिया की तरफ से इस तरह के ऑब्जर्वेशंस का आना एक जजमेंट में, तो मैं समझता हूँ कि उससे उनका जो एक नैरेटिव था वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि उस एरिया में कोई शानदार कामयाबी मिली। अगरचे अब भी इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि वो किसी को NRO नहीं देंगे, वो चोरों को अपने अंजाम तक पहुँचाएंगे, लेकिन बार बार उनकी तरफ से ये कहना कि इस मुल्क के अंदर माफियाज हैं, वो माफियाज इतने ताकतवर हैं कि हुकूमत वक्त उनको न तो पकड़ सकती है और ना उनको सजा दे सकती है। रह गया मामला ये कि लोगों को आपने कहा था कि शायद आएंगे इक़्तिदार में तो आप नौकरियां देंगे, लेकिन इस वक्त स्टैटिस्टिक्स ये कह रहे हैं जी असद कि 1 करोड़ नौकरियां तो क्या मिलना, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। रह गया मामला ये कि आप लोगों को इस मुल्क के अंदर कोई महंगाई की शरह को नीचे लाते, तो अदाद शुमार ये फरमाते हैं कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो पिछले 8 सालों में मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त मौजूद है। और महंगाई का आलम यह है कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि आप तो आटे चीनी की बात करते हैं, इस मुल्क के अंदर दालें हों, चने हों, सब्जी हो, या फिर जैसे चीनी की बात की जा रही थी कि जब यह हुकूमत आई थी तो शायद कहीं 65 रुपये में बिक रही थी पर kg, और इस वक्त लोग 110 रुपये किलो खरीद रहे हैं। इस मुल्क के अंदर आटा जो है वो 45 रुपये पर kg था और इस वक्त 65 और 70 रुपये में बिक रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब तब्दीली लाना चाहते हैं, स्टेटस को ख़त्म करना चाहते हैं,
और लोगों को और गरीब तबकात को, जैसे आपने भी कहा कि BSP के ज़रिए लोगों को, और जब कोरोना का पेंडेमिक आया तो उस वक्त भी खान साहब की तरजीहात ये थी और लॉकडाउन के मुखालिफ इसीलिए थे कि वो चाह रहे थे कि अगर ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा इस मुल्क का गरीब तबका मुतासर होगा और वो कोरोना से मरे ना मरे, फाकों से कहीं ना मर जाए। और आपने इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज भी की और उनको इब्तदाई रिलीफ भी दिया। लेकिन जो माफियाज कहते हैं उनका माशी कत्ल हो रहा है, जो उनकी जेबों पे डाके डाले जा रहे हैं अरबों रुपए के, असद वो तभी तक जारी हैं। और खान साहब अगर हालिया इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं जिसमें वो फरमा रहे थे कि जब हमने चीनी के ऊपर कमीशन बनाया तो उस कमीशन के सरबराह वाजिद दुरानी को ये धमकियां दी गई, वाजिद ज़िया को ये धमकियां दी गई थी कि जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे और बाज आ जाएं। तो मैं समझता हूं कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को सिर्फ यही नहीं बताना चाहिए कि वो धमकियां उनको मिल रही थी, बल्कि उन धमकियों देने वालों के नाम को भी सामने लाना चाहिए और उनको फिर सजा भी देनी चाहिए। अगर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव सिर्फ ये बताने के लिए बैठा हुआ है कि धमकियां दी जा रही हैं और धमकियां देने वाले आज़ाद फिर रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि इससे लगता यह है कि जो रियासत के रेट है वो बिल्कुल ठीक। इसी पे ही वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इसी 2 साल की कारगी पर गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहरा। अक्सर जब सियासी अमूर पर बात हो रही होती है तो एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाता है टफ टाइम का, यानी मुश्किल वक्त। लेकिन आदमी कभी टफ टाइम से गुजरता नहीं है, टफ टाइम दिया जाता है। और अक्सर एक सियासी जमात की क़यादत कह रही होती है कि अब हम किसी को टफ टाइम देंगे, चाहे वो हुकूमत वक्त हो या हिज़्ब इख्तिलाफ हो। क्योंकि हुकूमत वक्त पर डिस्कशन हो चुकी, तो शराजी साहब, हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है, बल्कि डॉन में एक आर्टिकल भी आया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यह फ़ैसला कर लिया, और वही एक्सप्रेशन सर कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा मुहर्रम के बाद। अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं जनाब कि यही बात की जा रही थी जब PTI ने अपना पहला साल मुकम्मल किया था कि टफ टाइम अब शुरू होगा। फिर उसके बाद ये बात हुई कि ईद के बाद, ईद उल अज़हा के बाद टफ टाइम दिया जाएगा, और अब आखिर में बात की जा रही है कि मुहर्रम के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ इस नुक्ते पर यकजहत हो गई है कि अब हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक मुश्किल वक्त से गुजारेंगे। लेकिन ना तो MPC देखने को मिल रही है, और साथ में आपने अगर आरफा नूर साहिबा का शो देखा तो उसमें JUIFA जितनी ज़्यादा मायूस है मुस्लिम लीग नवाज़ से, एक हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो उनके क़यादत की बयानात से ज़ाहिर हो जाती है बात। तो किस तरह देख रहे हैं जनाब, ये हिज़्ब इख्तिलाफ यकजहत क्यों नहीं हो रही, मुत्तहद क्यों नहीं हो रही? बस एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब की बहुत सारी ख्वाहिशें लगता है उनके सीने में ही दफन हो जाएंगी, और वो शायद हुकूमत वक्त को टफ टाइम दे पाएँ या ना दे पाएँ। लेकिन इस वक्त उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब उनको अच्छा खासा टफ टाइम दे रहे हैं। तो और यही वजह है मेरा ख्याल में कि अब अपोजिशन की दीगर जमातें भी, जिस तरह आपने कहा कि JUIFA जिसकी पार्लिमान के अंदर कोई इतनी बड़ी प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो इन जमातों से नाला नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है कि एक तो ये है कि इस मुल्क के अंदर एक परसेप्शन है, और वो काफ़ी हद तक वो रियलिटी के करीब भी होता है कि इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। तो मेरा ख्याल में इस वक्त जो हमें इस वक्त वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं, और इसका इजहार खुद तहरीक इंसाफ के लोग भी करते रहते हैं कि इस वक्त शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त सेम पेज पे हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो वैसे ही किसी सियासी जमात को कुछ ज़्यादा हौसला नहीं पड़ता कि वो सड़कों पे आए और इस बात की उम्मीद रखे कि जब वो सड़कों पे आएगी तो उसकी तहरीक रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, गोया कि वो गोल अचीव भी कर पाएंगे जो सेट करके सड़कों पे आए थे। तो मेरा ख्याल में एक तो ये वजह है कि उनको हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो सड़कों पे आएँ। लगता है उनको ये है कि एक फजूल की एक्सरसाइज होगी और इससे कोई हासिल कुछ नहीं होगा। और सेकेंडली खुद इस वक्त जो मेन स्ट्रीम, इस वक्त जो लीडिंग अपोजिशन जमात है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है पार्लिमान के अंदर, और इस वक्त उसके अंदर एक क्लियर डिवीजन नज़र आ रही है हमें। एक भाई वो हैं जो लंदन में बैठे हैं और वो जब दूसरी जमातों दीगर जमातों से रब्ते करते हो, मौलाना फजल रहमान हो या पीपल्स पार्टी के काबरीन हो, तो उनका तो बयानिया यही है कि इस वक्त सड़कों पर आना चाहिए। पहले उनका बयानिया ये था कि 2018 के इलेक्शन के बाद हमें हल्फ नहीं लेना चाहिए, इस पार्लियामान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए,
और अब उनका ख्याल है कि हमें सड़कों पर आके हुकूमत को घर भेजना चाहिए। लेकिन इस वक्त नून लीग की अमलन जिनके हाथ में क़यादत है, शहबाज शरीफ साहब, वो मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। और यही वजह है कि पिछले अरसे में जब APC अनाउंस करने के लिए कोशिशें हो रही थी तो वो रिलक्टेंट थे, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात नहीं करना चाह रहे थे, और बिलाखिर बड़े भाई ने कहा तो वो मजबूरन उनसे मिले। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से नहीं मिलना चाह रहे थे, मजबूरन मिले। तो जब वो बाहर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जब बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि अब वो तैयार हो चुके हैं इस अपोजिशन को लीड करने के लिए, तो फिर उनको कहना पड़ा कि नहीं, इसकी क़यादत बिलावल भुट्टो करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सियासी जमातों के अंदर एक कन्फ्यूजन का माहौल है। एक तो जो मैंने पहले वजह बताई कि इस्टेब्लिशमेंट किनके साथ खड़ी है, और दूसरा ये है कि शायद वो समझते हैं कि कोई अगर आगे बढ़ेगा तो जब वो मुड़ के देखेगा तो जो पीछे उनके साथ खड़ा है तो वो कहीं खड़ा नहीं होगा। जो चीज़ें उनको सेनेट के इलेक्शन, बल्कि जो बाद में तहरीक एतमाद थी सादिक संजरानी साहब के खिलाफ, उसमें नजर आई। तो मैं समझता हूँ कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है सियासी जमातों में, शायद ये बुनियादी वजह है, क्योंकि मोमेंटम नहीं बन पा रहा। और यही वजह है कि इसको लेके इमरान खान साहब को भी कहना पड़ता है कि इस वक्त वही एक वाइड चॉइस हैं, और उनको नहीं लगता कि अपोजिशन उनको डिसलॉज कर पाएगी। शराजी साहब, इसी पे अगर हम ये इंटरनल गिरोहबंदी पे भी आए, और ये तो तारीख भर में हमने देखा, एक NAP बीजिंग था, NAP मॉस्को था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 5 हिस्से हो गए, मुस्लिम लीग के तो शायद 10-10 हिस्से हुए। लेकिन यहाँ नून लीग को अगर आप देखें तो इसमें भी आपको, खैर पार्टी कहीं जा तो नहीं रही, और कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा कि फ्रैक्चर करने वाली है, लेकिन जो उसके विदिन अब टेंशन्स कुछ वाज़े हो रहे हैं कि एक तरफ आपने जो पिछले 2-3 हफ्ते कबल आपने देखा होगा, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जब मरियम नवाज़ साहिबा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के दफ्तर गईं, और फिर 2 बिल्कुल ही डाइवर्जेंट बयानिए सामने आए। नैब के अफसरान ने कहा कि हम पर हमला किया गया है, मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कारकुनान थे उन्होंने हम पर हमला किया, जबकि मरियम साहिबा ने तंज के तौर पे कहा कि हाँ, मैंने अपने ही वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहनाई और उनको कहा कि मेरी गाड़ी पे पथराव करो। तो ये भी एक डाइवर्जेंट नैरेटिव है शराजी साहब। अब आपने छोटे भाई साहब का जिक्र तो किया, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? मेरा ख्याल में फाइनली ये नून लीग के ब्रेकअप की तरफ जाएगा। देखें, बात ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान कुछ ज़्यादा दूरियां नहीं हैं और कोई डिफरेंट पेजेस नहीं हैं। लेकिन बहरहाल अमलन हमें ये लगता है, और उसका इजहार पार्टी के बहुत सारे लोग करते भी रहते हैं, वो ऑन कैमरा ना करें, ऑफ द कैमरा वो ज़रूर अपनी राय का इजहार करते हैं कि 2 अलग नैरेटिव्स हैं, और जाहिर सी बात है उनको लेके नवाज शरीफ साहब को कंफर्टेबल नहीं है, कल मरियम नवाज साहबा भी कंफर्टेबल नहीं है कि जिस तरह की सियासत शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ये गोया कि उनके नैरेटिव के साथ मेल नहीं खाती, और पार्टी के अंदर दीगर लोग भी ऐसे मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अरसा नहीं चलने वाली। अगले 4-5 माह के अंदर अगर इसी तरह की एक डिवीजन रही, अनडिक्लेयर डिवीजन रही, तो ये बड़ी डिक्लेयर डिवीजन के अंदर हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ बहरहाल अपने बयाने से नहीं हटेंगे। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि हमें तसादम की तरफ नहीं जाना चाहिए, और यही वजह है कि उन्होंने बड़े एक तरीके से अपने भाई को बैरून मुल्क भिजवा दिया। लेकिन उनकी जो भतीजी साहिबा हैं वो उसी बयाने को लेकर आगे बढ़ना चाह रही हैं। तो ये ज्यादा देर तक बातें छुपी नहीं रहेंगी। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले दिनों में चीजें बहुत वाज़ेह हो जाएंगी। मोहतरमा ने अपने सारे अंकल्स को खैरबाद कह दिया, जो कि भुट्टो साहब के करीबी साथी थे। इधर भी आपको वही सिलसिला नजर आ रहा है? मुझे लगता है मेरी प्रेडिक्शन यही है कि चीजें बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी, और बिलाखिर फिर ड्राइविंग सीट पे मरियम नवाज साहबा को आना पड़ेगा। जब आएंगी तो फिर पार्टी में ब्रेक होता है। चलें जनाब, इसी पे वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद बात करेंगे कराची शहर की, और जो एक कंट्रोवर्सी आ रही है किमारी के 7वें ज़िले के मुतालिक, उस पर बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। सिंध हुकूमत और सिंध सूबा, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 10 साल से कामयाब हो रही है, उसने एक नया कदम लिया कि कराची शहर में किमाड़ी का एक 7वां ज़िला बनाया जाए रीडिस्ट्रिक्टिंग के ज़रिए। अब उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था
कि कई एडमिनिस्ट्रेटिव वजूहात थे, कई डेवलपमेंट और मनसूबाबंदी के वजूहात थे जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये फ़ैसला किया। लेकिन दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ़ का कहना है, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हैं, कि ये बिल्कुल बजा कदम नहीं है, बेबुनियाद कदम है, आबादी के तौर पे किया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्टोरल फ़वाइद को देखते हुए किया जा रहा है। और वसीम अख्तर साहब जो कि कराची शहर के नाज़िम हैं, उनका कहना था कि अगर एक नया ज़िला इस तरह बनाया जा सकता है तो एक नया सूबा क्यों नहीं। अब माजी के तजर्बे सामने रखते हुए इस बात में भी कितना वज़न है उस पर बात करेंगे। जी शराजी साहब, जो अपोजिशन का बेसिक पॉइंट है कि पिछले 6 ज़िलों में अगर आप कुछ ख़ास कारकर्दगी नहीं वाज़े कर पाए तो 7वें ज़िले में क्या कर दिखाएंगे, उसमें आपके नज़दीक कोई स्ट्रेंथ है इस बात में? अरे बिल्कुल, ये तो खैर एक बड़ा एक वजनी नुक्ता है कि अगर आपने हदबंदियों के ज़रिए डेवलपमेंट करनी है तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होता है। और मिसालें दी जाती है, इवन के रावलपिंडी ज़िले की बात की जाती है, बहुत बड़ा ज़िला है असद। इसकी आबादी शायद उन्होंने तो वजह बताई है कि इस मलियर की क्योंकि आबादी 40 लाख हो गई थी तो बेहतर था कि एक 18 लाख का, एक 22 लाख का, तो एक दो ज़िलों में इसको वो कर दिया जाए तो उससे इसकी मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। और बुनियाद ये बताई जा रही है कि क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रिकमेंड किया तो हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि इस तरह तरक्की के अमल को तेज़ हरगिज़ नहीं किया जा सकता। और इससे पहले कराची के 6 अजला मौजूद हैं तो उनमें आपने क्या कर लिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपने ज़िली हुकूमतें बनाई हुई हैं लेकिन उन ज़िली हुकूमतों का आपने बेअख्तियार रखा हुआ है। गोया कि सूबाई हुकूमत को क्या लगे कि एक शहर के मामलात को अपने हाथ में लेकर रखा हुआ है। मैं तो हैरान होता हूं कि एक शहर के अंदर मेयर है, वो मेयर डे फर्स्ट से रोना रो रहा है कि मेरे पास ना वसाइल हैं ना मेरे पास इख्तियार हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या दीगर मामलात हों, आपने नीचे 3-3 इदारे बनाए हुए हैं, उन इदारों को सूबाई हुकूमत लुक आफ्टर कर रही है। भाई अगर ऐसा है तो मेयर क्यों बैठा हुआ है, उसको तो घर भिजवाओ भाई, उसका सेक्रेटेरिएट है, चारों मुलाजमीन है, वो तनख्वाहें गोया के मतलब एक महीने की तनख्वाह को 16 करोड़ रुपए बनती है असद। तो इतने पैसे आप क्यों खर्च कर रहे हैं अगर आपने उसको इख्तियारात नहीं दिए, आपने वसाइल नहीं दिए। बैरूनी मॉडल दुनिया में देखें असद, मेयर को इतने तक इख्तियार है कि वो अपने शहर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ सकता है, बैरूनी सरमायाकारी करवा सकता है अगर चाहे तो वो। और यहाँ पे आप हालत यह है कि महसूलात से मिलने वाले पैसे के लिए वो तरस रहा होता है कि उसको पैसे दिए जाएं ताकि वो अपनी जो मशीनरी है उसको चला सके और शहर के अंदर को तरक्याती काम कर सके। तो मैं समझता हूं अब हुआ क्या है कि इस शहर के अंदर तीसरा स्टेक होल्डर भी आ गया PTI की शक्ल में। और इस बात पे मेरा ख्याल में, क्योंकि हम बड़ी तनकीद करते रहते हैं हुकूमत वक्त की, थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि शुरू में लगा था कि अली जैदी साहब को लगा दिया कि कचरा उठाएं, तो हमें लगा था कि शायद ये पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तहरीक इंसाफ कुछ कर रही है, लेकिन ये सिंसियर नहीं है तहरीक कराची को लेके। लेकिन कंटिन्यूटी के साथ अब चीज़ें जब हो रही हैं और बिलखसूस रिसेंट पास के अंदर बारिशों के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने NDMA को वहाँ पे भेजा, नाले साफ हुए और कुछ मसाइल की निशानदेही हुई, तो अब वेकअप कॉल थी ये पीपल्स पार्टी के लिए जो पिछले 12 साल से असद वहाँ पे कुल्ली इख्तियारात की मालिक है हुकूमत। अच्छा, ये आपने जिक्र किया तो शराजी साहब, एक टेंशन बरकरार है वफाक में और सूबे के बीच, और ये नुमायां हुई जब मुराद अली शाह साहब ने कहा कि हमें कोई हटा नहीं रहा, ये सिंध के जो इख्तियारात हैं हमारे पास ही हैं, हुकूमत सिंध के इख्तियारात हमारे पास ही हैं। लेकिन अब एक जॉइंट वेंचर की तरफ PTI भी बढ़ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बढ़ रही है, बुनियादी मसाइल की भी बात की जा रही है कि किसी तरह से एक सफ़े पे आ जाएं, वफाक और जो सूबाई अदारे हैं एक दूसरे का ताअवुन करें ताकि जो आम शहरी है उसके मसाइल किसी ना किसी तरह से हल हो सकें। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये शायद ये जो कार्रवाई है ये मंजिल तक पहुंच जाए, या जो दूसरी जानिब आप PTI से सुनते हैं
कि 18वीं तरमीम जो है उसको इस हद तक रोल बैक करो, इख्तियारात कॉन्सनट्रेट करो। अपने MPAs के ज़रिए वो बात करते हैं कि शायद कराची शहर का एक खसूसी स्टेटस होना चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इस बात से इख्तलाफ नहीं करती। क्या ये जो ताउन की लहर है ये बरकरार रह पाएगी? मेरा ख्याल है इसको रहना चाहिए। एक तो यह है कि एक बहरहाल मजबूत इदारा इसके अंदर इन्वॉल्व है और उन्होंने इस सारे प्रोसेस को इनिशिएट किया है, तो मैं समझता हूँ। और दूसरी अहम बात यह है कि इससे जो एक तासुर मिला है वो ये है कि शहर के मसाइल को हल करने के लिए एक सीरियस एफर्ट हो रही है सब। तो मैं समझता हूँ कि इस एफर्ट से जो भी बैक करेगा बुनियादी तौर पे वो कराची के अंदर अपने वोट बैंक को लूज करेगा। तो मेरा ख्याल में तीनों जमातों के लिए एक बड़ा टेस्ट केस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जिसके पास बहरहाल शहर का एक बड़े हिस्से का मैंडेट है और वो चाह रही है कि उस मैंडेट को न सिर्फ वो आगे लेके सिक्योर करे बल्कि शहर की हालत को भी तब्दील किया जाए। खुद उनको जो इत्तेहादी MQM पाकिस्तान, उनके लिए भी एक बड़ा वो है कि अगर वो चाहते हैं कि जो खोया हुआ मैंडेट उन्होंने वापस लेना है तो उनको भी बड़ी सीरियस एफर्ट करनी पड़ेगी। और मोर इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सिंध में पिछले 12 साल से बर इक़्तिदार है और कराची बहरहाल उस सूबे का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक बड़ा अहम शहर है, तो वहाँ पे अगर वो भी डिलीवर करने में नाकाम रहे या इस प्रोसेस से पीछे हटे तो यकीनी तौर पे उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि एक सीरियस एफर्ट हो रही है और तमाम जमातें इसको सीरियसली लेंगी और जो नहीं लेगी उसके लिए बहुत बड़ा सियासी नुकसान है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी सियासी जमात इसके मुतामिल हो सकती है कि उसको इतना बड़ा सियासी नुकसान हो। तो उम्मीद की जा सकती है और कि इस मामले को, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि इसका स्टेटस तब्दील कर दिया जाए, वहां पे कुछ और इकदाम, तो मैं समझता हूँ कि उससे शहर की बेहतरी नहीं होगी, रादर एक ऐसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी डेवलप होगी जिससे शहर के मसाइल और ज्यादा संगीन हो जाएंगे। इसी पर वक्फा लेंगे, बात करेंगे अगले हिस्से में मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल के बीच जो ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन देखने को मिली है, बाकी ममालिक का क्या सबक होना चाहिए, क्या सबक सीखना चाहिए। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कई बयानात हैं और कई खिताब हैं मुतनाज़ा बैलफोर डिक्लेरेशन के मुतालिक, मुतनाज़ा क़याम इज़राइल के मुतालिक और उस कार्रवाई के जो कि तमाम मुसलमान अक्सरियत रखने वाले ममालिक को करनी चाहिए, यकजहत होना चाहिए कि किसी ना किसी तरह से फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिल सके। ये 30 की दहाई से लेकर 40 की दहाई तक एक सिलसिला था जिसका जिक्र वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने किया और जैसे इफ्तिखार शराजी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, ये बहुत अच्छा हुआ कि वज़ीर आज़म ने ये बात क्लियर कर दी उन लोगों को जिनको तसव्वुर किया जाता है कि रियासत पाकिस्तान के मुफाद में सोचते हैं या शायद वो दाएँ बाजू से ताल्लुक़ रखते हैं कि बयानिए को दुरुस्त किया जाए और अगर किसी तरह से अपने शायद इंटरेस्ट को देखते हुए या ख़ित्ते में अपनी जगह देखते हुए अगर मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह फ़ैसला किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बराह रास्त पाकिस्तान भी उसी तरह इज़राइल को कबूल करने निकले। पहले तो याद रहे कायद-ए-आज़म की तकारीर के बाद 1984 में कहूटा प्लांट पे इज़राइल की कितनी ज़्यादा मुआवनत थी कि एयर स्ट्राइक्स की जाएँ और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान का बयानिया, मरकज़ी बयानिया ये रहा है कि कश्मीर में हक़ ख़ुद इरादियत को बहाल करना चाहिए, तो अपना ही बयानिया बैनुल-अक़वामी सतह पे कमज़ोर हो जाएगा। शराजी साहब, जब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने ये बात की तो वो जो बयानिया था कि शायद पाकिस्तान को हाथ बढ़ाना चाहिए और कदम लेना चाहिए और इज़राइल तो भाग रहा है कि किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान का हाथ थामे, वो लोग भी गायब हो गए, तो ऐसा क्यों हुआ है? मेरा ख्याल में उनको बड़ी सख्त मायूसी हुई है और इसमें कोई शक नहीं, मायूसी होनी भी चाहिए कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस सारे मामले के ऊपर बड़े वाज़े तौर पे दो टोक अंदाज में पाकिस्तान की पोजीशन बयान की है। मेरा ख्याल में उसके बाद नागदीन के पास छुपने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गई थी ना, तो क्या करते बेचारे, यही होता है। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं सर जिनके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये आपकी कौमी बयाने की बात होती है, आपके कौमी तशख़्ख़ुस की बात होती है,
डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के अंदर आपकी पोजीशन होती है। तो सियासत के लिए ये देखा ना, कराची का कचरा हो गया, बारिशें हो गई, बहुत सारे मामला हो रहे हैं, लेकिन इन मामला के ऊपर हमें थोड़ी सी पॉलिटिकल मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ हम जब मुखालफिन के खिलाफ गुफ्तगू करने लगते हैं तो फिर हम हर चीज़ को बीच में लेके आ जाते हैं, पता नहीं किसको किसका एजेंट करार देते हैं और अपने किसी बदहज़मी के नतीजे में आने वाले ख्वाब को किसी शख्स की पॉलिसी के तौर पे बयान करना शुरू कर देते हैं। तो ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात, लेकिन जाहिर सी बात है खित्ते के अंदर ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं असद, तो इनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर अपनी राय तो देनी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि ये जो अरब ममालिक हैं, बिलखसूस UAE जैसा मुल्क जिसकी इकॉनमी ज़्यादातर टूरिज़म के ऊपर डिपेंड करती है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो मैं समझता हूँ कि हर मुल्क को अपनी बका की जंग लड़नी होती है। और जब इस तरह की सूरत हाल बनती है कि जब आपके ऊपर प्रेशर्स आते हैं डिप्लोमेटिक, तो आप बहुत सारे ममालिक सस्टेन नहीं कर पाते, उनको फिर कुछ ना कुछ फैसले करने होते हैं। और ये जो कमज़ोर फैसला वहाँ पे हुआ है माज़रत के साथ, जाहिर सी बात है ये किसी दबाव के तहत कराया गया है। लेकिन अगर पाकिस्तान या कोई और मुल्क इन चीज़ों को लेके तो फॉलो करे, मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छी एग्जांपल है जो UAE ने सेट की है। और जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ी दुरुस्त बात की है कि अगर आज हम अब इस मामले पे अपने जो स्टैंस है, जो बरसों से कई दहाइयों से हमने लेके रखा है, अगर उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर हमें कश्मीर के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को किसी एक कुव्वत से नफरत नहीं है, दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ने हासिल क्या किया। अगर आप इतने बड़े मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं तो शायद अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए थी कि फ़लस्तीनियों के लिए आपने कुछ ना कुछ हासिल कर लिया हो, लेकिन वो भी इस तमाम नॉर्मलाइजेशन के सिलसिले में आपने नहीं देखा। अगर आप बात करें या ये तजवीज़ दें पाकिस्तान को कि वो हाथ बढ़ाएं या वो एक्नॉलेज करें एक ऐसे मुतनाज़र रियासत को, तो उसके साथ साथ फ़लस्तीनियों के हकूक़ को भी बहाल करना चाहिए। अगर आप इतनी बड़ी डील करेंगे तो ये बहुत ही एक अजीब बात है कि उसके बदले में आपको कोई ख़ास कंसेशंस नहीं मिले। खैर, इसी पर उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और आज़ी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफ़िज़।